देखो, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री का टॉपिक है और हम आप बच्चों को समझाएंगे कि केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है और केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। है ये जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, केमिस्ट्री से उनको बहुत डर लगता है। तो मैं आज आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगा केमिस्ट्री के बारे में कि आपको सबसे अच्छी अगर कोई सब्जेक्ट लगेगा तो वो केमिस्ट्री लगेगी, बशर्ते हर स्टेप को आपको ध्यान से समझना है और एक एक चीज़ को एकदम पॉइंट तरीके से क्लियर करते चले जाना है। सही है। तो आज हम आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, ये सब चीज़ें आपको पता है कि जो खाना आप खाते हो वो भी केमिस्ट्री से बना हुआ है, समझे। यानी केमिस्ट्री की जो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोगिता है वो हमारे किचन यानी रसोई घर से लेकर के और हमारे लैट्रिन तक जाती है, समझे। चाहे आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, समझे। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री को वास्तविक रूप से समझना है तो एक एक पॉइंट आपको समझ के चलना पड़ेगा, जिससे कि कभी आपको इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल तरीके से समझोगे तो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, समझे। तो आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ाने का वो हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, किस देश से हुई। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया नामक एक शब्द से ड्राइव हुआ है और इसकी जो शुरुआत है वो मिस्र देश से हुई है, क्योंकि मिस्र जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, क्योंकि अगर हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो इजिप्ट जो एक देश है वहाँ पे जो कीमिया वर्ड निकला है, वहाँ एक काली मिट्टी पाई जाती थी जिसे वहाँ के लोग कीमिया कहते थे और उस कीमिया से ही हमारी एक नई साइंस की स्थापना की गई जिसका नाम था केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे उनको ये नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा विकसित हो जाएगी, केवल उनको अध्ययन करना था कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से बनी है, उस पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मिनरल हैं, किस किस तरह का कंपोजिशन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम अपनी बात करें, जैसे हम फसलों को उगाते हैं तो फसल भी मिट्टी में उगती है, तो मिट्टी में जो आवश्यक तत्व होते हैं वो पौधे अपने अंदर ले लेते हैं और वहाँ से वो पौधे उन तत्वों को हम लोग खाने के रूप में अपने शरीर में लेते हैं, जिससे कि लिविंग वर्ल्ड यानी बायोलॉजी का निर्माण होता है, यानी जीव शरीर का निर्माण होता है जी। अब हम इसको अगर जोड़ के देखेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं वो भी केमिस्ट्री है। यानी आपके आसपास जो भी आपको दिखता है वो सब केमिस्ट्री है, चाहे मिट्टी की बात करो, चाहे वायु की बात करो, चाहे पानी की बात करो, चाहे खाने की बात करो, चाहे मेडिसिन की बात करो, यानी ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। सही है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इसलिए पढ़ने वाले हैं, तो पहले आपको इसके सारे बेसिक समझने पड़ेंगे कि केमिस्ट्री का जो बेसिक यूनिट है वो किस प्रकार से रहता है, केमिस्ट्री हमें क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक है और हमारे बॉडी के संतुलन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में जो सबसे पहली जो चीज़ मानी जाती है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें कि स्मॉलेस्ट चीज़ लेके चलेंगे तो उसको साइंटिस्टों ने यहाँ पर बोला एटम, यानी इसको हम एटम या परमाणु कह सकते हैं जी। ये सबसे छोटा यूनिट होता है जहाँ से हमारे केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, इसलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं जी। जब हम इसके अलग अलग अध्याय बनाएंगे तो हम आपको एकदम स्टेप से बताएंगे कि इन सब चीज़ों में किस तरह से क्या क्या रहता है। तो देखिए, अब जो एटम होता है, इस एटम के यहाँ से हमने इसमें दो भाग इसके अलग अलग कर लिए हैं। तो पहला जो इसका भाग होता है उसमें कहा जाता है स्थायी कण। स्थायी कण का मतलब इनको मूल कण भी हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में इनको मूल कण कहते हैं। और ये स्थायी कण क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में लिखा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, क्लियर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वैज्ञानिकों ने जब अपनी खोजें की तो उनको 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पता चला।
जिसमें पहला जो पार्टिकल था इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग E- से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो पार्टिकल था उसको कहा गया प्रोटॉन, जिसको P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा रखा गया जिसका नाम था न्यूट्रॉन, जिसको N1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम जो अगला हमारा जो अध्याय जुड़ने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार जो है वो किस प्रकार से हुआ था। अभी मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु है, हम परमाणु के थोड़ा संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारा परमाणु किस किस तरह से बना होता है, तो हम उस चीज़ के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा परमाणु जो है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला स्थायी कण होते हैं परमाणु के अंदर, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग अस्थायी कण कह देते हैं। अब देखिए, जो अस्थायी कण होते हैं उनका जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ होगा, या इनको अस्थायी कण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये कह सकते हो चेंजेबल हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, इसलिए इनको अस्थायी कहा गया है। और इनको स्थायी इसलिए कहा गया है क्योंकि परमाणु का जो मेन संगठन होता है वो इन 3 कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम अस्थायी कणों में देखेंगे तो अस्थायी कणों में पहला आता है हमारा पॉजिट्रॉन। उसके बाद हम देखेंगे तो एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, बोसॉन, मीसॉन, फोटॉन, ग्रेविटॉन, मैग्नेटॉन। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि इन्हें अस्थायी कणों में कंसीडर किया गया है, जिसमें से कुछ मुख्य के बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। ये पूरा एक चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स में, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से होता है। अब देखिए, थोड़ा सा इस पर मैं बात करूँगा। तो जो बोसॉन है इसको गॉड पार्टिकल भी कहा गया है जी, क्योंकि इसमें ऐसा मानना है साइंटिस्टों का कि इसके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ पाई जाती हैं। अब जो मीसॉन है या फोटॉन है, तो फोटॉन का जो रिलेशन होता है वो प्रकाश से होता है जी। ग्रेविटॉन का रिलेशन जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से होता है, यानी किसी भी जो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले जो पिंड होते हैं जिनको ग्रह या उपग्रह कहा जाता है, तो उनमें जो गुरुत्वाकर्षण बल जो पैदा होता है उसका कारण है ग्रेविटॉन, यानी ग्रेविटॉन के कारण होता है। अब जो मैग्नेटॉन होता है इसका मतलब होता है चुंबकीय बल से, चुंबकीय बल जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। क्लियर? तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किससे जनरेट होगा? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मैग्नेट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देखा कि जो हमारी सृष्टि बनी है, या जो पृथ्वी बनी है, या जो ग्रह बने हैं, उपग्रह बने हैं, या जो पूरा अंतरिक्ष बना है, उन सब में जितनी बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं वो सब इस सूक्ष्मतम कण से बनी होती हैं, जिसको परमाणु कहा जाता है। और जो परमाणु का निर्माण होता है वो इन 2 हिस्सों से होता है, स्थायी कण जिसको मूल कण कहते हैं, और अस्थायी कण जो कि मूल कणों से बने होते हैं। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके बारे में कि परमाणु के बाद क्या होता है। तो देखिए, जब एक ही प्रकृति के बहुत सारे परमाणु आपस में मिलने लग जाते हैं तो यहाँ से 2 तरह की चीज़ें बनती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ या मैटर, सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हो, द्रव्य कह सकते हो। तो अभी हम देखेंगे जो पदार्थ बनता है तो उस पदार्थ में 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ यानी प्योर, और दूसरे होते हैं अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर। अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर। क्लियर? तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर। अब देखिए, हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थों की। तो शुद्ध पदार्थों में हमारा जो मेन आता है वो होता है तत्व, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट जी। केमिस्ट्री में आप लोगों ने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे तत्वों के बारे में अध्ययन करना।
तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट तब बनेगा जब एक ही प्रकृति के परमाणु आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक तत्व का निर्माण हो जाता है। अब हम अशुद्ध पदार्थों की बात करते हैं। तो अशुद्ध पदार्थों में जो बनने वाली चीज होती है उसका नाम होता है मिश्रण, जिसमें कई अनेकों प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं उनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर के मिश्रण का निर्माण हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी रोटी जो है वो क्या है, तत्व है कि मिश्रण है, शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आप कहेंगे कि साहब हम जो रोटी खाते हैं वो एक मिश्रण है, हम जो पानी पीते हैं वो एक मिश्रण है, हम जो दूध पीते हैं वो एक मिश्रण है, और हमारा शरीर जो है वो भी अपने आप में एक मिश्रण है। क्लियर? जो वायु हम लोग सांस के द्वारा अंदर लेते हैं वो भी क्या है, एक मिश्रण है। समझे? तो जिसका एक स्पेशल कंटेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो सब मिश्रण में आ जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अशुद्ध पदार्थों में कैटेगरी में आती हैं। अब हम शुद्ध पदार्थों की बात करें तो जैसे आप कोई लोहे की कील लेके आते हो तो आप कहोगे साहब कील किसकी है, कि लोहे की बनी हुई है, या आप सोने की कोई चीज़ लेके आते हो, समझे? तो ये चीज़ क्या है, ये तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है। जब बहुत सारे तत्वों के छोटे छोटे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो दृश्यात्मक हो जाता है, यानी परमाणु जो है वो आपको अदृश्य है, ये नहीं दिखेगा, समझे? लेकिन जब परमाणु आपस में जुड़ने लग जाएंगे तो जो दृश्यात्मक चीज बनेगी वो आपका तत्व बनेगा, जो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में यहाँ पे एक तांबे का छल्ला पड़ा हुआ है, तो अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये शुद्ध पदार्थ है, यानी तांबा है, एक तत्व है। क्लियर? अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इन तत्वों को अलग अलग 3 कैटेगरियों में यहाँ से विभाजित कर दिया। एक थे धातु, जिनको हम लोग मेटल कहते हैं, दूसरी है अधातु, जिनको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, और जो तीसरा पॉइंट है वो होता है उपधातु, जिसको हम लोग मेटेलॉइड्स कह देते हैं। क्लियर? धातु, अधातु और उपधातु, ये तत्वों के 3 अलग अलग रूप कर दिए गए, क्योंकि इनके गुण जो थे वो अलग अलग थे इसके आधार पर। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कि धातुओं में क्या क्या गुण होता है, अधातुओं में क्या क्या गुण होता है, उपधातुओं में क्या क्या गुण होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद तब हमको पता चलेगा कि कौन कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन कौन से तत्व अधातु होते हैं, और कौन कौन से तत्व उपधातु होते हैं। क्लियर? अब मिश्रण की बात करते हैं। तो यहाँ से मिश्रण को भी इन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। एक था समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा था विषमांगी मिश्रण। अब देखिए ये समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस, एंड दिस इज हेट्रोजीनस। अब जो समांगी मिश्रण होता है इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स आर इनविजिबल, यानी ये मिश्रण जिन कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा वो इनविजिबल होगा, मतलब वो आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप पानी पीते हो तो आपको पता नहीं होगा कि इस पानी के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, आप देखते हो पानी साफ है, हम लोग उसको पी लेते हैं, तो दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, वो होमोजीनियस है। ये हवा है, अब आप जो सांस के द्वारा हवा अंदर ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो हवा हमें लग रही है कि उसमें दृश्यात्मक तो है ही नहीं, तो वी कैन फील ओनली, जी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा रही है, तो वो भी क्या है, दैट इज द कि वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि उसमें कोई भी स्पेशल गैस आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो सांस ले रहे हो उसमें कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे साहब नहीं, हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा क्या चीज़ है क्या नहीं है, समझे, हम लोग केवल सांस ले रहे हैं। तो वो क्या है, एक इनविजिबल हो गया, मतलब उसके कंपोनेंट जो है वो इनविजिबल है, इसलिए उसको होमोजीनियस कंसीडर किया जाता है। क्लियर? अब हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो किस प्रकार का होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गंदे नाले में से पानी भर के निकाल के लेके आते हो, आप कहोगे मैं आपके हाथ में दे दूं बस आप पी लो, तो आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसमें तो बहुत सारी गंदगी दिखाई दे रही है, समझे? तो गंदगी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो अशुद्धियाँ आपको उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, तो वो क्या है, दैट इज द हेट्रोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस है। तो जो कंपोनेंट दिखने लग जाए, जैसे आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई और बैंगन आलू टमाटर उसमें मिक्स कर दिए आपस में,
जी। तो आप देखोगे कि उसमें बैंगन थोड़ा अलग दिखाई देगा, टमाटर अलग दिखाई देगा, मतलब ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ योर वेजिटेबल कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली विद द नेक्ड आइज। क्लियर? तो आप वहां देखोगे कि जब सारी चीजें हमें क्लियर दिखाई दे रही हैं तो हम कहेंगे साहब ये तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर एग्जांपल हो गया। नहीं, तो जब कंपोनेंट दिखाई दें तो हेटेरोजीनियस है, जब कंपोनेंट दिखाई ना दें तो होमोजीनियस है। सिंपल तरीका है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो, दैट मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर इनविजिबल, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज, देन द सच मिक्सचर इज नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? अगर कोई आपसे कहता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट कैन बी विजुअलाइज विद द नेक्ड आइज इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। समझे? अब यहां से थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे, तो अगर हम बात करते हैं तो हेटेरोजीनियस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एलॉय कॉमा मड वाटर, सैंडी एयर। समझिए? ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आ जाती हैं। अब देखिए, जो मैंने यहाँ एक शब्द जोड़ा हुआ है पदार्थ, तो यहां से थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है कि ये पदार्थ जो बना होगा वो किस प्रकार से बना होगा, या तत्वों के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो यहाँ से तत्व हैं, अब इन तत्वों को यहाँ से दो चीजें और बनती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है हिंदी में यौगिक। तो ये कंपाउंड जब बनेंगे तो वो तत्वों से बनेंगे, और ये तत्वों से कब बनेंगे? जब दो या दो से अधिक तत्व जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है और वो एक डेफिनेट रेशियो में एक दूसरे के साथ जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वहां से क्या बनता है? यौगिक बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। सही है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बनेगी तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन टू और मोर एलिमेंट, when two or more elements are combined to each other in a definite proportion, then the forming substance is called compound। तो उसको आप कंपाउंड कह देंगे। क्लियर? अब जो कंपाउंड्स होते हैं तो इन कंपाउंड्स को यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वो कंपाउंड्स क्या क्या होंगे वो आप समझ के चलिएगा। तो एक हमारे यहाँ पे होंगे सिंपल कंपाउंड, दूसरे होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दो कैटेगरी यहाँ से बना दी गई, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो सिंपल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सिंपल का मतलब बहुत इजीली जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे NaCl नमक है, सिंपल कंपाउंड है, समझे? या KCl, H2O, CO2, CH4, जिनको मतलब जो हमें थोड़ा सा इजीली लग रहे हैं कि हाँ ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, इनको समझने में कोई परेशानी हमको नहीं होने वाली है, तो वो सिंपल कंपाउंड हो गए। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? जिसमें मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जिसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो वहाँ जो कंपाउंड बनता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हो सकता है कि जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों तरह के एलिमेंट्स उपस्थित हों, या ये हो सकता है कि मेटल और नॉन मेटल के एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जो बनाए हुए जो आयंस होते हैं उनका आपस में कॉम्बिनेशन होके बने हों, समझे? तो इस तरह से दो तरह के कंपाउंड हमारे यहाँ से बन जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड होता है वो भी हमारे किसमें आता है? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज जो होती है वो ना के बराबर होती है। दूसरी चीज, जब कंपाउंड बनेगा तो जो एलिमेंट का कंपोजिशन, जो आपस में एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक डेफिनेट अनुपात में होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, जिससे कि आप इजीली उसको पहचान कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ साहब H2O, तो आप कहेंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो 2 एटम है और जो ऑक्सीजन है वो इसका 1 एटम है। तो अगर H2O में हम लोग रेशियो देखते हैं तो हमारा रेशियो निकल के आएगा 2:1। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो 2:1 इसमें निकल के आ रहा है। इसका मतलब H2O जो है वो एक कंपाउंड है। क्लियर? अब CO2 की बात कर लो, CO2, तो C कितना हो गया? 1, O कितना हो गया? 2, तो रेशियो कितना आया? 1:2।
कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन रही है, कार्बन से और ऑक्सीजन से, तो उसमें कार्बन का क्वांटिटी कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन एटम की क्वांटिटी कितना है, 2 है, तो रेशियो कितना हो गया, 1:2। क्लियर। तो वो जो कंपाउंड है वो आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनेगा। इस चीज को समझाने के लिए, इस कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए बहुत सारे लॉज जो थे वो आपस में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, समझिए। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से 3-4 लॉ हैं, ज़्यादा नहीं है, वो दिए गए, उससे क्या पता चलता है और हम लोग क्या स्टडी कर पाते हैं। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा हम और इसमें डिटेल में जाएंगे। अभी तो ये फ्लो चार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए पूरी तरह से। नहीं, अब जो पदार्थ होते हैं तो पदार्थ की यहाँ पे क्या बनाया गया, इनकी कुछ अवस्थाएं बताई गई कि पदार्थ के अंदर जो अवस्थाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं, जिनको हम लोग स्टेट कह सकते हैं। अवस्थाओं का मतलब होता है स्टेट, ये तो ये जो अवस्थाएं थी ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनको हम लोग भौतिक गुण कह सकते हैं। तो जो तत्व हो या मिश्रण हो, दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, भौतिक गुण पाए जाते हैं, जिनको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो अब इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमें समझेंगे। तो मूलतः यहाँ पे हम लोगों ने 3 अवस्थाओं को कंसीडर किया हुआ है। हालांकि अवस्थाएं 5 होती हैं, जो मैंने पहले आपको एक लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थों के अंदर, लेकिन हम लोग 3 अवस्थाओं को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मुख्यतः हमने उन 3 अवस्थाओं को ही ढंग से पढ़ना होता है। तो ये जिसमें पहली अवस्था आती है हमारी सॉलिड, जिसको हिंदी में कहा जाता है ठोस। दूसरी अवस्था आती है लिक्विड, जिसको कहा जाता है द्रव, और तीसरी अवस्था आती है गैस, समझिए। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी पदार्थ के अंदर, या जो पदार्थ मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं कि हमारा जो परमाणु जिन जिन पदार्थों का निर्माण करता है शुद्ध और अशुद्ध रूप में, समझिए, तो वहाँ पे वो सारे पदार्थ जो होते हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, जब आप इन चीज़ों को थोड़ा गौर से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पदार्थ हैं या जो ये अवस्थाएं बन के आ रही हैं, इनका कारण क्या है, ये अवस्थाएं कैसे बन पा रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी हमें फिजिक्स के बारे में नॉलेज लेनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक परमाणुओं के बीच में, जैसे आपको पता है कि परमाणु किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो होता यह है कि जब तक परमाणुओं के बीच में आपस में एक प्रकार का बल उत्पन्न नहीं होगा, तब तक एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ नहीं पाएगा, उसके साथ कंबाइंड नहीं हो पाएगा। और जब परमाणु कंबाइंड होगा तो उसमें बल की हेल्प यानी फोर्स होना बहुत जरूरी है। तो उस फोर्स को यहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, तो उनको बताया गया है रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड, समझे। तो आप कह सकते हो कि कोई पदार्थ जब बना होता है, या जब कोई पदार्थ ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाओं में जाता है, तो वहाँ पे हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक रासायनिक आबंध की आवश्यकता होती है, एक केमिकल बॉन्ड की आवश्यकता होती है, जो कि एक प्रकार का बल होता है जिसके द्वारा जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्लियर। तो अब जो ठोस पदार्थ बना होगा, इसका मतलब आप बिल्कुल साइकोलॉजिकली इसको समझिए कि कोई चीज़ ठोस कब बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक लड़का है और एक लड़की है, समझिए। अब लड़का लड़की के बीच में अगर एक गहरा प्यार क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे उनके जो संबंध बनेंगे वो ठोस संबंध होंगे, वो शादी तक जाएंगे, समझे। तो वो ठोस हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको बोला जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लास में आपस में पढ़ रहे हैं, हाय हेलो एक दूसरे से चल रही है, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है। जैसे हम क्लास को पास कर लेते हैं हमारा बॉन्ड खत्म हो जाता है। अब एक वो होता है कि जैसे हम ट्रेन में किसी से मिले और हमने हल्का सा मुस्कुराया, हाय वाय की, बस उसके बाद वो अपने स्टेशन पर उतर गया, हम अपने स्टेशन पर उतर लिए, काम खत्म। तो वो हमारा गैस वाला बॉन्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होता है। ये तो आप समझिए कि देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करना, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये फोर्स क्रिएट कैसे होता है, समझे। तो अगर कोई ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ के जो अणु होंगे या जो परमाणु बनेंगे, उन परमाणुओं के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा,
जी। तो इसका मतलब है कि वो ठोस बनेगा। अगर फोर्स जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है तो उसको लिक्विड कह देंगे, अगर फोर्स ना के बराबर है तो उसको हम लोग गैस कह देंगे, समझे। तो फोर्स का होना कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कह देते हैं। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी पदार्थ की अवस्थाएं इस पृथ्वी पर बनी होंगी, ठोस, द्रव या गैस अवस्था में कोई पदार्थ अगर निर्मित हुआ होगा तो उस समय फोर्स जो है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहा होगा, जिसको वैज्ञानिकों ने केमिकल बॉन्ड के नाम से नवाजा है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई पदार्थ अगर ठोस है, जैसे हम बात करते हैं धातुएं, तो धातुएं ठोस क्यों होती हैं, समझिए। आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये बताइए कि धातुएं जो हैं वो ठोस होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो कुछ ठोस होती हैं, कुछ द्रव होती हैं, कुछ गैस होती हैं, समझे। तो ऐसा क्यों होता है, यानी पानी पानी क्यों है, या पानी को उठा के जब फ्रिज में रख देते हैं तो वो ठोस क्यों हो जाता है जी, या पानी को उठा के धूप में रख देते हैं तो वो बाल्टी में से गायब क्यों हो जाता है, यानी वो गैस क्यों बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में निकलने चाहिए, आपको क्लास में पूछना होता है टीचर से कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे जो एक मुख्य कारण रहता है वो ये है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कोई भी चीज़ ठोस तब बनेगी जब उसके परमाणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा बल? अंतराण्विक आकर्षण बल। क्लियर। और अगर वो बल थोड़ा वीक हो जाता है तो वो द्रव बन जाएगा, अगर वो बल बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो वो क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी, समझे। जैसे अभी मैं आपसे ही बोलता हूँ कि अगर आपने पानी को ले जा करके रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर ये करेगा कि पानी के अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक बल, जो वीक फोर्स था, उसको वो स्ट्रांग बनाएगा, उसकी एनर्जी को खींचेगा ताकि वो स्ट्रांग फोर्स बन सके, और स्ट्रांग फोर्स जब बन जाएगा तो वो सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बन गया द्रव से ठोस। क्लियर। अगर कोई चीज़, मान के चलो पानी है, पानी को हमने उबालना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि वो गैस बन जाता है, वो भाप बन जाती है। तो वो क्यों बन रही है? यानी जब हमने हीट देना शुरू किया तो हीट देने पे क्या हुआ कि पानी के अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला गया, अणु एक दूसरे से दूर दूर होते चले गए, और जब अणु दूर हो जाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी और फिर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर। तो प्रकृति में आप देखे होंगे कि कहीं पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई है, कहीं पृथ्वी पर बड़ी बड़ी ठोस चट्टानें हैं, कहीं पृथ्वी पर समुद्र हैं, पानी भरा हुआ है, और कहीं आकाश में आपको बादल नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो प्रकृति में क्रिएट होती हैं, जो चीज़ें बनती हैं, इन सबके पीछे जो थ्योरी होती है दैट इज़ रिलेटेड टू द केमिकल बॉन्डिंग, वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करता है। और जो केमिकल बॉन्डिंग है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट इज़ ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बाई विच 2 और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग से और यहाँ पैदा होता है कि ये जो बल है ये बनता क्यों होगा, या ये जो बल है वो किस प्रकार से जनरेट होता होगा, समझे। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा, ये मेरे दिमाग में भी आता था जब मैं पढ़ता था क्लास में कि ये चीज़ सर जो बता रहे हैं वो कैसे हमारे अंदर होती होगी। तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा रीज़न। देखिए, यहाँ जितने भी केमिस्ट्री में जो एलिमेंट होते हैं या जो केमिस्ट्री में परमाणु होता है, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इनकी थोड़ा सा जो व्यवस्था होती है वो कुछ अलग टाइप से होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आप ये समझ के चलिएगा कि आपके सामने यहाँ पे एक परमाणु का हमने स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनाया हुआ है। ये अब जब वैज्ञानिकों ने खोजें की तो वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा एक गैप टाइप का होता है जहाँ पे कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को वैज्ञानिकों ने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला, यानी केंद्रक कहा है इसको। ये अब जो न्यूक्लियस होता है, तो जब वैज्ञानिक खोजें हुई तो पता चला कि इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
लेकिन अब तीसरी जो चीज़ है, समझे, जिसको हम लोग तीसरा जो मूल कण होता है परमाणु का वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो वो न्यूक्लियस यानी के बाहर पाया जाता है, इस तरह से वो नेगेटिव पार्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर की तरफ है, समझे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरा परमाणु और बना लिया। इसके अंदर भी हमने देखा कि यहाँ प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया जी। देखिए मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप पहले ढंग से समझिए, कैसे ये क्यों हो पा रहा है, यानी ये जो अंतराण्विक बल है वो क्यों उत्पन्न हो पा रहा है जी। तो अब ये दो परमाणु आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों परमाणुओं में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। अब होता क्या है मैं आपको बता दूं कि कुछ परमाणु जो होते हैं उनमें स्थायित्व होता है। स्थायित्व का मतलब है कि उनकी आउटर मोस्ट जो सेल होती है, अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ केवल। तो इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन पे ये नाभिक जो दिख रहा है ये इन पे एक आकर्षण बल लगा देता है। ये अब जिन परमाणुओं के अंदर ये आकर्षण बल कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन रखते हैं, थोड़ा सा लगाव रखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हालांकि प्रतिकर्षण बल होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा होता है। तो इस प्रकार से इनमें एक प्रकार का जो बल है वो जनरेट हो जाता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के समीप आ जाते हैं जी। तो अभी जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में बताएंगे कि ये जो बल है वो किस प्रकार से पैदा होता है और इसके पीछे कितने कारण रहते हैं और कौन कौन सी जो थ्योरीज होती हैं जहाँ पे हमें इसमें समझना चाहिए कि ये जो रासायनिक बंध जो बन रहे हैं तो वो कैसे बने होंगे। क्लियर। अब यहाँ जो अभी तो केवल हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सब चीज़ें हमारी केमिस्ट्री के अंदर कैसे चलती हैं। तो अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ रहते हैं, जो बल है वो किस प्रकार पैदा होगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा वो फिजिक्स से बिलोंग करती हैं, तो मैं इन चीज़ों को मिटा दूंगा अभी। तो अभी आप समझेंगे कि वो और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे किसी पदार्थ के अंदर जो अवस्थाएं हैं वो बनके तैयार होती हैं। तो उसके पीछे बहुत सारी, एक होता है देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊर्जा का महत्व रहता है, जिसको हम लोग एनर्जी कह देते हैं जी। अब ये यहाँ पे दो तरह की एनर्जी का हम लोग यूज़ करेंगे, केवल एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, और एक हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे, है ये। तो ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं होगी परमाणुओं के बीच में तब तक बल पैदा नहीं हो पाएगा, यानी उनमें आपस में जो आकर्षण है या जो प्रतिकर्षण है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब यहाँ से ऐसी बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई एलिमेंट बनता है या कोई कंपाउंड आपके सामने रखा होता है तो हमें उसके बारे में दो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसकी हमें डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं, और वो जो डिटेल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें हमारा जो मेन रहता है वो रहता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और जो सेकेंडली हमारे पास जो आती हैं दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसी भी सबस्टेंस के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, और उन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा। तो यहाँ देखेंगे हमारा हेडिंग जो होगा दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, चाहे आप इसको एलिमेंट की प्रॉपर्टी कह लीजिए, चाहे कंपाउंड की प्रॉपर्टी कह लीजिए, चाहे आप इसको मिक्सचर की प्रॉपर्टी कह लीजिए, लेकिन मेनली ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि दो तरह की प्रॉपर्टी को यहाँ कंसीडर किया गया है। जब आप केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा। तो पहली होती है यहाँ पे जिनको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल का मतलब होता है जो आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा समझना होता है, इसको फिजिकल वर्ल्ड समझिए।
यानी जो दृश्यात्मक है, जो आपको दिख रहा होता है, सही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और दूसरे नंबर पे आपकी जो आती हैं दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा यानी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली किस तरह का रिलेशनशिप है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको आप केमिकल कह सकते हो कि चेंज भी कह सकते हो, केमिकल चेंज। या जो केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब कि हमें तो केमिस्ट्री की रिएक्शन ही समझ में नहीं आती है, तो केमिस्ट्री की रिएक्शन उन बच्चों को समझ में नहीं आएगी जो इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, सही है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, ये चीज़ आप समझ के चलिएगा। तो पहली जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कोई जो सबस्टेंस है उसकी स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब होता है सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। पहले तो आपको ये समझना होता है। दूसरी प्रॉपर्टी में आता है डेंसिटी क्या है, मतलब उसका घनत्व कितना है। तीसरा आता है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी गलनांक क्या है। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसका क्वथनांक कितना है। फिर आती है सॉल्युबिलिटी, यानी वो विलेय है या अविलेय है, ये सब चीज़ समय पढ़नी पड़ती है। उसके बाद आती है इसकी स्मेल, स्मेल है या नहीं है। उसके बाद आती है शाइनिंग, यानी चमकीला है, समझे, किस टाइप की चमक उसके अंदर आ रही है, ये सारी चीज़ें भी इसी में आ जाती है। उसके बाद आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है उसमें कितना गाढ़ापन है, विस्कस है या नॉन विस्कस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी पड़ती हैं, समझे। अब इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जो देखो ये सारी चीज़ें, विस्कोसिटी जो टॉपिक है ये फिजिक्स का है, तो डेंसिटी भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको वही चीज़ समझाई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी को अध्ययन करने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री का सीधा रिलेशन, देखिए ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपस में कोरिलेटेड होते हैं। इसलिए आप ये ना समझें कि मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ लूँगा दूसरा मेरी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एक समझ में आ रहा दूसरा ईजीली समझ में आने लग जाएगा। क्लियर। तो विस्कोसिटी ये भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। इसके अलावा जो हीट एंथैल्पी होती है, हीट एंथैल्पी जी, ये भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। एंट्रोपी जी, तो ऐसी ये तो कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें लिखनी होती हैं जब हम लोग किसी एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये तो बहुत सारा, एक कह सकते हो कि पूरी केमिस्ट्री जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड है। जैसे अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक शब्द लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं रिएक्शन विद एयर जी, रिएक्शन विद एयर। फिर लिखेंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। फिर लिखेंगे रिएक्शन विद एसिड जी, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद जो भी, मतलब बहुत सारे कैसे ना, कंपाउंड से रिएक्शन करता है, कभी कभी कुछ एलिमेंट दूसरे। अब देखिए यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको समझने से पहले हमें एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उनको बहुत समझना होता है, ढंग से समझना होता है जी। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो रिएक्शंस को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको रिएक्शन कभी रटने से समझ में आने वाली नहीं है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। या तो आप अपने आप को ही कमज़ोर बना रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो टीचर है वो आपको प्रॉपर तरीके से ना समझा पा रहा हो जी। इसलिए आपको कभी रटना नहीं है। जैसे हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारी जो केमिकल सीरीज़ होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं, वो रटनी होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर हमारे दिमाग में आ जाती है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो किसको हटाएगा और कौन सा एलिमेंट क्या प्रोडक्ट को जनरेट करेगा जी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी में पढ़नी पड़ती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एसिडिक नेचर है आपकी समझे, या बेसिक नेचर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़नी पड़ती हैं, समझे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिजिकल में आती हैं और इधर वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये केमिकल में आती हैं। तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि मैंने अभी जो आपको बताया है ये सारी चीज़ें,
ये आपको एकदम ढंग से दिमाग में डाल लेनी है ताकि आपको आगे केमिस्ट्री को समझने में कोई परेशानी ना हो। सही है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास में कल आपकी लूँगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह से परमाणु की संरचना का आविष्कार हुआ, किस तरह से परमाणु की उत्पत्ति हुई। उससे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है और किस प्रकार से यौगिक का निर्माण किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ तक की जो चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं इनको आप ढंग से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझे। ओके।